डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक गायक हूँ और छोटे मोटे गाने में गा चुका हूँ, लेकिन मुझे उतनी पहचान अभी तक मिल नहीं पाई है। लेकिन मेरी कोशिश जारी है। मैं तब तक मेहनत करता रहूँगा जब तक अपनी एक अलग पहचान ना बना लूँ। लेकिन किस्मत भी एक चीज़ होती है, शायद अभी मेरी किस्मत जागी नहीं है। मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन उन मौक़ों को मैं भुना नहीं पा रहा हूं। मेरी आवाज़ में कोई कमी नहीं है, बस मुझे सही मौके सही समय पर नहीं मिल रहे हैं। इस बार भी मुझे मुंबई से कॉल आई थी। एक शॉर्ट फिल्म में मुझे गाना गाने के लिए कहा गया और मैंने हामी भर दी। कीमत कम मिलने वाली थी, लेकिन यह भी एक मौका था। अगर वो गाना मशहूर हो गया, उसके बाद मेरी पहचान बन जाएगी। और वैसे भी मुंबई में मैं काम करना चाहता था। वहाँ पर काम की भरमार है और एक गायक के लिए ढेर सारा काम बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पर स्टूडियो में जब मैं पहुँचा, 7 नंबर स्टूडियो बुक किया गया था 10 दिनों के लिए। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग यहाँ पर शुरू होने वाली थी, लेकिन मुझे उस लेखक से मिलना था जिसने इन लफ्ज़ों को गाने में ढालने की कोशिश की है, और म्यूज़िक डायरेक्टर अभी वहाँ पहुँचा नहीं था। लेखक से मैं उन शब्दों को सुनने लगा, उन लफ्ज़ों को मैं महसूस करना चाहता था, तभी तो अच्छे से गाना गा पाऊंगा। लेकिन जब मैंने उन शब्दों को सुना, मैंने कहा, ये क्या वाहियात से शब्द हैं? मैं गानों में गालियां नहीं देता। उसने कहा, कुछ गाली देनी होगी क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म कुछ ऐसी है, इसमें ढेर सारी गालियां हैं, तो हम गानों में भी कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मेरी अभी तो पहचान नहीं बनी है, और अगर मेरा नाम खराब हो गया उसके बाद मुझे कोई गाने नहीं मिलेंगे। जी नहीं, मैं ये गाना नहीं कर सकता। लेखक मुझसे झगड़ा करने लगा था। ये उसका भी पहला काम था और वो बड़ी शिद्दत से ये काम कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर वो बड़ा म्यूज़िक प्रोड्यूसर पहुँचा, वो मुझे कहने लगा, इसमें गड़बड़ क्या है? क्या तुम काम नहीं करना चाहते? मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा इस गाने के लिए तुम सबसे अच्छे रहोगे। वैसे मैं किसी बड़े सिंगर को भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें काम करना पसंद आएगा। मैं उसे साफ मना करना चाहता था, लेकिन मेरा दिल धक धक बड़ी तेज़ी से कर रहा था। हाँ करूँ, ना करूँ, क्या करूँ? मुझे लगा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम हो सकता है, इसीलिए मैंने हामी भर दी। वो गाना मैंने अगले दिन गाया था। थोड़ा शर्मिंदा भी था और मुझे गलती का एहसास भी हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, कीमत थोड़ी ज़्यादा मिली थी तो मैंने ये काम कर दिया। जिंदगी में कई बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। उन बड़ी बड़ी गलतियों के साथ इस छोटी सी गलती को भी मैं जोड़ सकता हूँ। लेकिन जब मैं फ्री हो चुका था, उसके बाद वहाँ से निकलना था। शूटिंग में मेरा भी एक छोटा सा सीन था जिसमें मैं गाना गा रहा हूँ एक बड़े स्टूडियो के अंदर। वो शूटिंग पूरी हुई। अब मैं यहाँ पर घूम सकता था। 2 बार मैं यहाँ पर आया था, लेकिन इन स्टूडियोज़ के अंदर घूमने का मौका मुझे कभी नहीं मिला था। मुझे लगा यहाँ तो बड़ा मज़ा आएगा। अलग अलग स्टूडियो में जाऊँगा, देखूँगा, जहाँ पर कभी पुरानी फिल्मों की शूटिंग हुई होगी वहाँ जाकर देखूँगा, बड़ा अच्छा लगेगा। स्टूडियो के अलग अलग हिस्से मैं देखने लगा। वहाँ पर कई सिक्योरिटी गार्ड थे। उनसे बातें करते करते मुझे अंदर जाने का बड़ी आसानी से मौका मिल जाता। ऐसे घूमते घूमते मैं एक ऐसे पुराने स्टूडियो के अंदर पहुंचा जिसका इस्तेमाल अब बिल्कुल नहीं हो रहा था। वहां पर किसी ज़माने में पुरानी भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। वहां पहुंचकर मैं हंसता गया उन चीज़ों को देखकर, क्योंकि कुछ चीज़ें पुरानी फिल्मों से जुड़ी हुई थीं जिसे मैं बड़े पर्दे पर देख चुका था। थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा, थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा, क्योंकि मैं भूतों पर यकीन करता हूँ। ऐसी चीज़ें बड़ी भयानक होती हैं। ऐसा ना हो ये भूतिया स्टूडियो के अंदर सच में कोई भूत मौजूद हो। लेकिन उत्साहित भी था।
आज बड़ा काम करके आया था। भले ही उस गाने में कुछ गालियां थी, लेकिन अगर वो गाना चल गया, नाम बन जाएगा मेरा। उसके बाद तो काम ही काम मिलेगा। खुशी भी थी, डर भी था, इसीलिए मैं घूमता गया, अलग अलग चीज़ों को देखता गया। और उस स्टूडियो के सबसे पीछे वाले हिस्से में मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था, वहाँ मत जाइएगा, वहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं और उन चीज़ों को कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। यहाँ पर आखिरी बार जिस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, इसीलिए इस स्टूडियो के हिस्से को शापित माना जाता है। लेकिन 1990 से पहले यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग होती थी। उस समय तो कोई हादसा नहीं होता था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो हो सकता है शापित हैं, इसी कारण उन्हें छूने के बाद ऐसी दुर्घटनाएं होने लगती हैं। थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर मुझे लगा ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। स्टूडियो के उस हिस्से में मैं चला गया था। बड़े बड़े हाथी के दांत वहां पर पड़े हुए, लेकिन नकली थे। वहां मास्क पड़े हुए थे भूत बनने के लिए, मेकअप का सामान पड़ा हुआ, पुरानी पुरानी लाइट्स पड़ी हुई, चमड़ा पड़ा हुआ जिसकी बदबू हर तरफ थी। ऐसे ही कई चीज़ों को छूते छूते देखते देखते मुझे खुशी भी हो रही थी और मैं इसके साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचा रहा था। अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि जब मैं मुंबई गया ना, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर मेरे साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए उनके साथ मिलकर मैंने वो स्टूडियो देखे थे। ये कहूँगा दोस्तों को, उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसे कई चीज़ों को हाथ लगाया, लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ उस समय जब मैं उस स्टूडियो से बाहर आ गया था। रात के 9 बजे की फ्लाइट थी। सीधा एयरपोर्ट पहुंचा, वहाँ से दिल्ली। और जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, रात तो ऐसे ही बीत चुकी थी, लेकिन मेरी गर्दन पर कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। लगता है काम ज़्यादा कर लिया, इसी कारण मेरी गर्दन थोड़ी सी अकड़ गई है। गर्दन पर मैंने मूव लगाई, काफ़ी देर तक गर्दन को मलता गया और उसके बाद मुझे अकड़न का एक अलग सा एहसास हो रहा, शरीर जकड़ गया हो। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इसी कारण शायद मुझे बुखार हो गया होगा। दवाई खाई थी मैंने, दिन के वक्त आराम किया था। रात के वक्त गर्दन में अजीब सा दर्द दोबारा उभरने लगा। मैंने आईने में जाकर देखा तो गर्दन पर लाल लाल निशान निकल आया था। मैंने कहा, अरे यार, ये क्या एलर्जी हो गई क्या? किस चीज़ से मुझे एलर्जी हो गई? गर्दन पर ये लाल लाल निशान कैसा? ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन का वो हिस्सा जल गया हो। मैं जल्दी से शाम के वक्त ही डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर को कहने लगा, ये देखिए ज़रा, गर्दन पर ये अजीब सा निशान कैसा? डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं, बस एलर्जी हुई होगी, मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूं, इससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। खाने की दवाई भी दी थी, लगाने के लिए क्रीम भी दी थी। और अगले दिन जब मैं सुबह उठा था ना, वो लाल निशान काले निशान में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अजीब सा निशान हो। जब मैंने अपने एक दोस्त को वो निशान दिखाया, वो कहने लगा, भाई ये क्या चीज़ है? ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एलर्जी हो। निशान तो बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जैसे किसी ने काले पेन से बनाया हो। देखो तो ज़रा, पूरा का पूरा चेहरा बना हुआ है। उसने मेरी गर्दन की तस्वीर खींची और उस तस्वीर को जब मैंने देखा, ये एक औरत का चेहरा बना हुआ लग रहा था। मैं डरने लगा, अरे यार, कौन सी चीज़ मैंने गर्दन पर रख दी जिस पर ऐसा कोई निशान बना हुआ हो जिससे एलर्जी हुई। दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर कहने लगा, कल तो लग रहा था कि गर्दन पर कुछ लाल लाल हुआ है, अब तो ये पूरा काला हो गया है। मैं कहता हूँ तुम टेस्ट करवाओ, उससे कुछ ना कुछ पता ज़रूर लगेगा। उस दिन मैंने स्कैन करवाए, टेस्ट करवाए और नतीजा कुछ नहीं। शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी के कोई निशान नहीं थे, कोई बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन गर्दन पर वो काला निशान बिल्कुल पक्का सा हो गया और इस बार वो थोड़ा थोड़ा उभरने लगा। टांगों में दर्द रहने लगा और 2 दिन में हालत ऐसी हो गई थी कि बेड से उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम लगने लगा था। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, ये तो एक बीमारी थी ना जो मुझे परेशान कर रही। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो सिर्फ बीमारी नहीं थी, कुछ अलग चीज़ थी। उस सुबह जब मैं उठा था, सफ़ेद चादर बेड पर बिछाई हुई थी, लाल खून से बहुत कुछ लिखा हुआ था उस पर, लेकिन कमरा तो बंद था।
कमरे के अंदर कोई आया नहीं। सफेद चादर के ऊपर कौन लिख गया कि तुम मरने वाले हो? दीवारों पर लिखा हुआ था, चादर पर लिखा हुआ था, हर जगह लिखा हुआ था। मैं तो डर गया। मैंने जल्दी से उस घर को छोड़ा, पुलिस को भी बताया कि शायद मेरे घर के अंदर कोई आया होगा। कुछ लोग मुझे पागल समझ रहे थे और कुछ लोग मुझ पर यकीन कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और घर के अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने तो ये किया नहीं, तो किसने किया होगा? मैं अपने दोस्त के घर रुका था और उस रात उसके घर के अंदर वैसे निशान मिले और उसने मुझे भगा दिया। उसने कहा, ये तेरी परेशानी है, इससे तू खुद निपट। शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, शरीर पतला होने लगा था और इतने दिनों में मेरा 9 किलो वजन कम हो गया। खाना तो बहुत ज़्यादा खाता था, भूख ज़्यादा लगती थी, फिर भी वजन कम होता जाता। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था कि ये कैसी बीमारी है, लेकिन शरीर जिस तरह से पतला हो रहा है, डॉक्टर का मानना था तुम्हें ज़्यादा कसरत करनी चाहिए, ज़्यादा खाना खाना चाहिए। विटामिन्स, कैल्शियम, अलग अलग तरह की दवाइयाँ देनी उसने शुरू कर दी, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला था। ये कुछ ऐसा था जो हमारी सोच समझ से बाहर था। ये कुछ भूतिया था, ये कुछ रहस्यमय था। उसके बाद मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा जो इसके बारे में जानते हों, तांत्रिक, बाबा। उनसे मिलते मिलते मुझे कुछ चीज़ों का पता लगने लगा। ये कोई साधारण चीज़ नहीं लगती, ये किसी शाप का नतीजा लगता है। तुमने किसे छुआ था? क्या बताता उन्हें? मुझे याद आने लगा उस स्टूडियो में मैंने किस किस चीज़ को छुआ था। सैकड़ों चीज़ें थी, सैकड़ों। मैं हर चीज़ को हाथ लगाना चाहता था। पता नहीं कौन सी शापित चीज़ को मैंने हाथ लगा दिया हो। मैं जिन लोगों से मिल रहा, मैं उन्हें कह रहा, मेरे साथ चलिए, मैं उस स्टूडियो के अंदर आपको लेकर जाऊंगा, पता कर सकते हैं। वो मेरे साथ जाने को मना कर देते, और वैसे भी उस स्टूडियो के अंदर मैं दोबारा नहीं जा सकता था, उसे बंद किया गया था, और अब दूसरी बार वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे वहां जाने भी नहीं देगा। अगले 5 दिनों तक मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला था जिनसे मिलना मैं जायज़ नहीं समझता था। ऐसे पागल लोग जो भूतों की बातें करते हैं, हाथ देखते हैं, जादू टोने की बातें करते हैं। उनसे मेरा क्या काम? मैं ये कहा करता था, अब उन्हीं से मिल रहा, मदद मांग रहा। कोई तो जादू करके कहता है कि तुम्हारी परेशानी दूर हो गई है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ रहा। मैं जिस कमरे में सोता वहां पर वो निशान उभर आते। मुझे बताया जा रहा था कि मैं मरने वाला हूं, और शरीर भी यही संकेत दे रहा कि मौत नजदीक है। किसी शाप को मैंने छू लिया है और वो शाप मुझ पर आ गया है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था कि क्या शाप है। ऐसे ही मिलते मिलते चांदनी चौक की उस जादूगरनी से मिला था मैं। वो औरत ईरान के तेहरान शहर की रहने वाली थी, लेकिन समय समय पर भारत आती है और यहाँ पर क्या काम करती है किसी को नहीं पता था। लेकिन एक दुकान पर वो बैठी रहती है, जादू टोना ऐसी हर तरह की चीज़ को अंजाम देती है, लेकिन खास लोग ही उससे मिल पाते हैं। मुझे लगा वो मेरी मदद कर सकती है। उससे मिलने की कवायद 4 दिनों तक जारी थी और 5वें दिन आखिरकार वो मिली। वो भी जानना चाहती थी ऐसा कौन सा जिद्दी इंसान है जो उससे मिलना चाहता है, और मुझे ये संदेश दे दिया गया था कि जब मैं उससे मिलूंगा मुझे ऐसा शाप मिलेगा कि मेरी मौत बेहद नज़दीक आ जाएगी। जिद मेरी भी थी कि उससे मैं मिलना चाहूँगा। अगर कोई मुझे मार सकता है तो कोई बचा भी तो सकता है। शायद उसके पास ऐसी कोई ताकत हो। और शाप का नाम सुनते ही मुझे लगा था शाप दे सकती है तो दूर भी तो कर सकती होगी। जब मैं उससे मिला वो गुस्से में थी और कहने लगी, कौन हो तुम? या तुम मुझे फंसाना चाहते हो, या मुझे मारना चाहते हो, या बदला लेना चाहते हो? क्या जिद है मुझसे मिलने की? और मैंने अपनी गर्दन दिखाई और कहा, मेरी मौत निश्चित है, जिंदा रहने की कोशिश है मेरी। और उसने कहा, तो मौत से बचने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे, तभी तो सोचूं मरने से कौन नहीं डर रहा जो इतना जिद्दी है, मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मौत तुम्हारी गर्दन तक आ गई है और जल्द ही तुम्हारी मौत होने वाली है। इससे बचना कोई आसान काम नहीं है, और मैं भी ये काम नहीं कर सकती। उनसे बहुत दूर हो गई हूं मैंने कहा, उनसे कहना क्या चाहती है? मेरी ये जो मुसीबत है, क्या आप इसके बारे में जानती हैं? वो कहने लगी, हाँ,
मुझे इसके बारे में पता है, मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकती। मैंने हाथ जोड़े और कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। इतनी बड़ी क्या गलती कर दी मैंने? किसी चीज़ को छुआ और मुझ पर श्राप आ गया। मैंने बुरा नहीं किया, क्या आप मुझे बचा नहीं सकती? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन कोई और तुम्हें बचा सकता है। जिससे जुड़ा हुआ ये श्राप होगा वही इस श्राप को काट सकता है। ये कोई साधारण श्राप नहीं है, ये एक ऐसा जादू है जिसकी कोई काट नहीं है, और इसे वो आसानी से काट सकता है जिसने इस जादू का निर्माण किया हो। मैंने कहा, तो बताइए मैं उसके पास कैसे जाऊं? वो कौन है? जादूगर है? तांत्रिक है? क्या वो जिंदा है? उसने कहा, जिंदा तो पक्का ही होगी। यानी वो कोई औरत है, कोई लड़की है? मैं उसके पास जा सकता हूं? क्या वो मेरी मदद करेगी? उसने कहा, मदद करेगी या नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना पता है, अगर तुम उसके पास जाओगे हो सकता है तुम्हारी मौत पहले ही हो जाए। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं ना, तो कोशिश तो कर सकता हूं ना, मुझे बताइए। उसने कहा, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं, अगर ये बात किसी आम इंसान को बताई जाए तो वो इसे हंसी में उड़ा देगा। जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा, उसके बाद तुम बच सकते हो अगर सब कुछ सही करोगे और तुम्हारा मन साफ होगा, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जिस जगह जाना असंभव के समान होता है। जो यकीन करता है वो जा सकता है, बाकी कोई जा नहीं सकता। मैंने कहा, कौन सी जगह? बताइए ना, कौन सी जगह? उसने कहा, डायनों का गांव। उसे डायन गांव कहा जाता है, जहां डायने ही डायने रहती हैं। भयानक, रहस्यमय, ऐसी ताकत जो काले जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वहां पर जाना होगा, और वो ऐसी जगह नहीं है जो यहां पर मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद मौजूद भी है, देखा नहीं जा सकता। मैंने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है, मौजूद नहीं है लेकिन मौजूद भी है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो सफर तुम्हें तय करना होगा वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद है। एक ऐसी बस जो मौजूद नहीं है फिर भी मौजूद है। यहां सबसे नजदीक दिल्ली का रेलवे स्टेशन, वहां तुम्हें जाना होगा, और वहां से तुम्हें एक बस पकड़नी होगी, पुरानी बस जो मौजूद नहीं है, फिर भी उसके अंदर बैठना होगा। वो है दिल्ली से डायन गांव की वो बस। वो इससे ज्यादा मुझे कुछ और बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या कोई ऐसी बस सच में चलती है? क्या कोई ऐसी जगह सच में मौजूद है जिसे कोई और देख नहीं सकता, लेकिन वो जगह कहीं आसपास ही है, और ऐसी बस जो मौजूद नहीं है उसके सहारे वहां पर जाया जा सकता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं ये पागल बनने को भी तैयार था। मुझे यकीन हो गया था, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिस पर हम यकीन नहीं करते। मौत मेरे नज़दीक है, मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। पहुंच गया मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में, भीड़ के बीच। क्या ऐसी बस एक रेलवे स्टेशन पर मिल सकती है? ढूंढने की कवायद थी, भीड़ को चीरते हुए। कभी तो दीवारों के पास जाता, कभी खंभों के पास, पूछता लोगों से, मुझे डायन गांव जाना है। लोग हंसते, मेरे कपड़े देखते, फिर कहने लगते, हमें पागल लगता है, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ आती हैं, बस नहीं आती। कई हंसते गए और मेरी हालत पतली होती चली गई। मुझे साफ लगने लगा था मुझे पागल बनाया गया है। मेरा बचना अब असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है, मुंह से खून भी आने लगा है, और मौत बेहद नज़दीक है मेरे। सबने यही बताया है, ये श्राप को काटा नहीं जा सकता, किसी की समझ में ही नहीं आता। रात के 12 बजे का वक्त था और भीड़ बहुत ज़्यादा। मुझे लगा था रात होगी तो सुनसान हो जाएगा रेलवे स्टेशन, लेकिन अब भी इतनी ज़्यादा भीड़। कैसे ढूंढूं मैं कोई ऐसी बस? एक तरफ तो धुआं धुआं सा था, बाकी हर तरफ कोई धुआं मौजूद नहीं। मैं उस धुएं के करीब जाने लगा, और एक औरत जो मुझसे टकराई कहने लगी, अंधा है क्या? लड़कियों को छेड़ता है। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मैं सामने धुएं की तरफ देख रहा था, लगता है कहीं आग लगी है। पीछे मुड़कर उसने देखा और कहने लगी, तो पागल है क्या? कौन सा धुआं?
लड़कियों को छेड़ता है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं जल्दी से आंखें नीचे करके आगे की तरफ बढ़ा और भीड़ में कब मैं आगे निकल गया पता ही नहीं चला। पीछे शोर शराबा हो रहा था, लेकिन मुझे लगा मुझे जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही मैं धुएं के बीच गया, भीड़ कम होने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह से खाली रेलवे स्टेशन का वो हिस्सा। ज़्यादा दूर तक मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन एक तरफ थोड़ा अंधेरा था, जो कि रेलवे स्टेशन का वो हिस्सा जहाँ से मैं आया था, और आगे कुछ रोशनी। मैं रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, बढ़ता गया। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, और जैसे ही मैं आगे पहुंचा, रेल की पटरियां नहीं थी वहां, सड़क बनी हुई, लेकिन इस तरफ से बिल्कुल सीधी रेल की पटरियां आ रही थी। आगे रेल की पटरियां ही होनी चाहिए ना। सड़क नजर आ रही, और उस सड़क पर खड़ी एक बस नजर आई मुझे। ये बस अजीब थी, जैसे बहुत ज्यादा पुरानी। रंग उतर चुका था, जंग लगा हुआ, और कई हिस्सों पर लकड़ियां लगाई गई। खिड़कियां टूटी हुई थी, उनके ऊपर लकड़ी के हिस्से, पत्ते चिपकाए गए। पुरानी सी ये बस लग रही थी, लेकिन एक तरफ जल रही लाइट से यह साफ था, शायद ये अभी काम करती होगी। पीछे लगा वो बोर्ड जैसे ही मैंने देखा, दिल्ली से डायन गांव, मेरी आंखें खुल गईं। ये तो सच है, ये तो पूरी तरह से सच है। दिल्ली से डायन गांव की ये बस। मैं भागा और जल्दी से उस बस पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर ने एक बार मेरी तरफ देखा था। उसका आधा चेहरा बहुत भयानक और आधा चेहरा साफ था। डरा जरूर, अगर मैं इस हालात में ना होता ना, डर कर भाग जाता, लेकिन मौत मैंने पहले ही महसूस कर ली है, तो मैं आगे बैठ गया। फिर पीछे से कंडक्टर आया, और वो कंडक्टर उससे भी ज्यादा भयानक। कंडक्टर का कद 3 फुट होगा, बड़ा सा सर था, बाल नहीं थे सर पर, लेकिन आंखें भी मौजूद नहीं, काले कड्डे थे आंखों की जगह पर। फिर भी मेरी आंखों की तरफ उसने चेहरा ऐसे घुमाया जैसे सब नजर आ रहा हो। फिर कहने लगा, पीछे बैठो, पीछे, तुम्हें पता नहीं है, इस जगह पर नहीं बैठना है, ये औरतों के लिए है, मर्द पीछे बैठते हैं। मैं उठा, भागकर पीछे जाकर बैठ गया। हाथ जुड़े हुए थे, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा था जो सोच से परे हो। टिकट कटवानी होगी या नहीं, उस औरत ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं पीछे बैठा रहा, और वहां ज्यादातर जो लोग थे उनके बारे में ये पता नहीं लग रहा, वो मर्द हैं या औरतें। उन्होंने शरीर ढके हुए, कंबल से, दुपट्टे, चादर अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए थे। तो मैं बस पीछे जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। ये बस चलेगी, लेकिन जाएगी कहाँ? धुएं को चीर कर आगे कहाँ जाएगी ये बस, मुझे पता नहीं था। अंदर लगा हुआ वो बोर्ड भी मैंने देखा, जिस पर लिखा हुआ था, डायन गांव, 1 वे ओनली। यानी ये बस सिर्फ जाने के लिए है, और क्या आने के लिए और कोई बस होगी या नहीं? मैं उस बस में बैठा हुआ जब बस चलने लगी तो मैं हैरान हो गया। सच में ये बस टूटी फूटी सी चलने लगी है, और सीधे जा रही थी। सामने से कोई ट्रेन ना आ जाए, आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन लोगों की भीड़ जैसे आसपास हो, नजर नहीं आ रही थी, आवाजें ढेर सारी। ऐसा ही तो होता है, दिल्ली रेलवे स्टेशन भरा रहता है, भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन आवाजें आ रही थी, नजर कोई नहीं आ रहा। जादुई धुंध, जादुई जगह भीड़ में मौजूद है। देख वही सकता है जो भरोसा करता है, जो यकीन करता है। बस चलने लगी, धुएं के बीच से, उस धुंध के बीच से आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। नजर मुझे कुछ नहीं आ रहा। शहर के बीच में है ये रेलवे स्टेशन, लेकिन जैसे ही उस धुएं से आगे वो बस निकली, मैं एक ऐसे रास्ते पर था जहां आसपास बस पेड़ थे, जंगल सा लग रहा था, और वो बस की लाइट के कारण दूर तक मैं देख पा रहा, कोई मौजूद नहीं, पेड़ों के सिवा कोई मौजूद नहीं। और बस इतनी धीमी चल रही, इतनी धीमी चल रही, मैं कह सकता हूं कि 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही थी, बड़े आराम से। पेड़ भी बड़े आराम से निकल रहे, और मैं इंतजार कर रहा कि कंडक्टर आएगा तो क्या मांगेगा, क्या पता कितनी कीमत मांग ले, क्या मांगे मुझे पता नहीं था। और उसके बाद मेरी आंखों के सामने जो आया
कैसे बयां करूं। सड़क बिल्कुल सीधी होती है, अगर बस पलट जाए तो नीचे गिरती है। वहां पर बस पलटी थी, जैसे सड़क दाईं तरफ को मुड़ गई हो। बस भी टेढ़ी होती गई, होती गई, होती गई। पेड़ तो वैसे ही थे, लेकिन पूरी बस टेढ़ी थी। मुझे लगा अब गिर जाएंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण भी अजीब सा काम कर रहा कि पूरी बस टेढ़ी चल रही, जैसे कोई दीवार पर चल रही हो, किसी सड़क पर नहीं। लेकिन फिर भी ना कोई गिर रहा, बस सीधी जा रही। और उसके बाद वो पूरी बस उल्टी हो गई, क्योंकि सड़क ऊपर आ चुकी थी और नीचे मिट्टी जो कि छत को छू रही साफ नजर आ रही। मैं अपनी सीट से गिरा नहीं, बल्कि बिल्कुल बैठा हुआ। गुरुत्वाकर्षण उल्टा पुल्टा हो रहा और मेरा तो सर चकराने लगा था। उसके बाद वो बस मिट्टी में समा गई, जैसे मिट्टी में कोई छेद हो। जब दूसरी तरफ से हम निकले थे तो बिल्कुल काले रंग की मिट्टी, और दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आ रहा मिट्टी के सिवा। उस मिट्टी पर, उस कच्चे रास्ते पर वो बस चलती जा रही और समय समय पर सूखे हुए काले रंग के पेड़ नजर आते। जब बेहद करीब आते, उन पर कोई पत्तियां नहीं थी। सूखे हुए वो पेड़ हिल रहे होते, जैसे वो पेड़ नहीं, कोई इंसान हो या कोई जादुई चीज हो। वो पेड़ों की जो जड़ें थी जमीन से बाहर निकली हुई थी। मैंने उन पेड़ों को हिलते हुए देखा, इंसानों की तरह चलते हुए देखा, बस के साथ साथ। और बस मेरा नाम जब पुकारा जा रहा था ना, तब मुझे डर लगने लगा। अभिजीत, तुम्हें इस बस पर नहीं चढ़ना था। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहां नहीं आना चाहिए था। तुम गलत जगह आ गए हो। वो पेड़ों से ये आवाज आई और फिर बस पर बैठे हुए कुछ लोग हंसे। कई लोग थे और मुझे ज्यादातर आवाजें औरतों की सुनाई दी। भले ही उन्होंने खुद को ढका हुआ था, लेकिन आवाजों से पहचान हो गई कौन कौन मर्द हैं, कौन कौन औरतें। मैं तो डरता जा रहा था। फिर आगे वो अंधा कंडक्टर बोला, तो हमारे बीच कोई इंसान भी है, तभी तो वो पेड़ उसे आवाजें लगा रहे हैं। तो सबसे पीछे बैठा वो इंसान है। इस बात पर बहुत लोग हंसे। उनकी हंसी ने मुझे डरा दिया। और उसके बाद वहां पर बैठे कई लोग, जिन्होंने वो चादर, कंबल सब कुछ अपने मुंह से हटाया, उनमें से कोई भी साधारण चेहरा नहीं था। भयानक से भयानक चेहरा। मैंने 3 आंखों वाली औरत भी देखी, सांपों जैसे बालों वाली औरत भी देखी, जिसके बाल लहरा रहे थे। एक से बढ़कर एक भयानक, जो मुझे देखकर मुस्कुराते जा रहे, और उनकी मुस्कुराहट भी बड़ी डरावनी थी। फिर सब जैसे अपने करीब आकर एक दूसरे के बातें कर रहे। इन्हें और क्या चाहिए, ये ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं समझ पाता इन्हें। ये सारी उम्र वही पाने की कोशिश करते रहते हैं जिसकी चाहत इन्हें होती भी नहीं, लेकिन किसी और की चाहत को खुद पाना चाहते हैं। इन्हें जिंदगी का मतलब कभी समझ में नहीं आता, तभी तो इंसान ऐसे हैं। और फिर एक आदमी जो बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा था, उसने कहा, इसकी गर्दन पर वो है, ये शापित है। फिर क्या था, सभी हंसने लगे। कुछ देर सब हंसे और फिर चुप कर गए। और फिर उनमें से एक औरत बोली, ये श्राप इनके लिए तोहफा ही है समझो, इससे ही इन्हें मरते वक्त सच्चाई नजर आ जाती है, वरना इन्हें सच मरने के बाद भी समझ ना आए। फिर क्या था, मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। यहाँ हो क्या रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सब मुझ पर हंस रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ, जिस तरह से ये सब हंस रहे हैं, इनमें से इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। बाकी कोई भी इंसान इस बस पर नहीं बैठा है। और धीरे धीरे ये बस कहाँ जा रही है, सोच से परे। और अचानक बस के अंदर पानी के छींटे पड़े, और जब मेरा ध्यान बाहर की तरफ पड़ा, काली मिट्टी से हम दूर निकल आए थे। पानी पर चल रही थी वो बस। काले रंग का वो पानी था जैसे समंदर हो। लहरें नजर आ रही, बड़ी और छोटी, और उन लहरों पर ये बस सवारी कर रही थी। मेरी तो सांस रुकी हुई
और हर कोई जैसे बार बार मुड़कर मेरी तरफ देखता। मैं उनसे सवाल तो पूछना चाहता था, लेकिन मुझे डर ये भी था, मौत से बचने के लिए आया हूं, किसी को नाराज करके बस में मरना नहीं चाहता था मैं। वो पानी के छींटे जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़े, मुझे अपनी जिंदगी के पल महसूस होने लगे। जैसे खुली आंखों से सपने देखने लगा था मैं। यादें धुंधली धुंधली होती हैं, इतनी साफ नहीं होती। मुझे अपनी यादें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही। बचपन में किसी और लड़के के साथ झगड़ा किया था, मैं साफ देख पा रहा, जैसे मैं झगड़ रहा हूं और वो मेरे सामने खड़ा है। और जैसे ही पानी का दूसरा छींटा मेरे चेहरे पर पड़ा, मुझे एक और पल नजर आने लगा। जिंदगी के अलग अलग पल मैं एक झटके में महसूस कर पा रहा था। छोटी मोटी गलतियां मेरी, झगड़े मेरे, हर चीज को आंखों के सामने महसूस करता चला गया। और फिर मैंने अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखा और फिर मैं जैसे वर्तमान में पहुंचा, वरना इतिहास की वो यादें मुझे बार बार आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही, जैसे मैं बस से निकलकर कहीं और ही चला गया। लेकिन अब मैं बस के अंदर ही था। खिड़की के आगे मैंने कपड़ा लगा दिया ताकि छींटे मेरे चेहरे पर ना पड़ पाएं, और बाकियों को बातें करते हुए मैंने सुना था और उनके शब्द मेरे लिए ही थे। पछतावा एक जेल की तरह है और डर उसकी कुंजी है जिसे कोई जान नहीं पाता। उनके ये शब्द मेरी सोच से परे थे। आखिर वो मुझे बताना क्या चाहते हैं? क्या मुझे उनसे सवाल करना चाहिए? मैं सवाल करना चाहता था, तभी वो बूढ़ी औरत की एक और लाइन मेरे कानों में पड़ी। अगर वो तुम्हें मिली तो उसके सामने झूठ मत बोलना, उसके सामने हिम्मत दिखाना। वो हिम्मत पसंद करती है, झूठ नहीं। सब हंसने लगे। उसके बाद मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे कुछ बताइए। अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा मेरे चेहरे पर बोलिए। सबने दोबारा अपना चेहरा ढंक लिया। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपस में वो बातें कर रहे। एक दो बार मैंने बोला, फिर कंडक्टर कहने लगा, चुप कर जाओ और बैठ जाओ, हम नज़दीक ही हैं और तुम्हारे उतरने के लिए जल्द ही मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। नीचे बैठ जाओ। सफ़र काफ़ी अलग हो सकता है, थोड़े झटके लग सकते हैं अगर तुम सीट से ऊपर खड़े रहे। और जल्दी बैठो, मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। जैसे ही उसने कहा मर जाओ, सब हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। शायद यहाँ पर सिर्फ मैं ही जिंदा था। और फिर एक जगह बस रुकी। मुझे बस से नीचे उतार दिया गया और कहा गया, तुम्हारी मंजिल ये रही। मैं एक तरफ बस लगाता हूँ, लेकिन तुम्हें तो नजर आने वाली नहीं। बस चली और जैसे उस धुएं में लोप हो गई, धुएं का हिस्सा बन गई। मुझे गांव नजर आ रहा था, धुंध नजर आ रही थी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी। मैं गांव की तरफ बढ़ने लगा और अजीब सा गांव था। आसपास लगे हुए वो पेड़ थोड़े थोड़े हिल रहे थे और उनके ऊपर लटकी हुई लाल रंग की वो लालटेन, जिसकी रोशनी से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा। और मिट्टी के कण मोटे मोटे थे। मिट्टी सिर्फ जमीन पर नहीं थी, हवा में भी उड़ रही। और मैंने हाथ से उस मिट्टी को छूने की कोशिश की। जैसे वो मिट्टी छंट जाती जैसे ही मैं छूने की कोशिश करता। हर एक कण जैसे सोच पा रहा हो, ऐसा लगा मुझे। मैं बढ़ने लगा गांव की ओर। घर अजीब थे, हिल रहे थे। वो लकड़ी ऐसी थी जो नरम लग रही और आकार बदल रही थी। घरों के आकार समय समय पर बदल रहे, लेकिन बहुत धीमे धीमे। वो लकड़ियां हिलती हुई, गोल गोल घूमती हुई, नया नया आकार हर एक घर को दे रही। वो हिलते हुए घर जैसे मुझे देख रहे हों। उन पर लगी हुई वो दो दो खिड़कियां उनकी आंखों के समान लग रही थीं। जब मैं वहां पर चल रहा था, जैसे मेरे आसपास कोई चल रहा हो। चलने की आवाजें तो आ रही थीं। मुझे मिट्टी पर उभरते हुए पैरों के निशान भी नजर आ रहे, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा। फुसफुसाहट की आवाजें भी मुझे सुनाई दे रही थी और मैं डरा डरा सा कभी तो किसी दीवार से टकराता, तो कभी किसी खंबे से जिसके ऊपर बड़ी सी छतरी लगी हुई होती और उस छतरी से नीचे की तरफ नीले रंग की रोशनी निकल रही होती। वो रोशनी में मेरा रंग बदल जाता।
वहां फुसफुसाहट की आवाज़ों का मैंने पीछा शुरू कर दिया और तब एक पैरों के निशान जो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे, मैं उसका पीछा करने लगा और थोड़ी देर ही मैंने पीछा किया था। वो पैरों के निशान एक जगह रुके और मुझे एक साफ आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने हाथ जोड़े और मैं कहने लगा, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर एक खास काम के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे नज़र आ सकती हैं? उसने कहा, क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं, आप मेरी मदद कर सकती हैं? हंसते हुए कहने लगी, इंसान, फिर से हमारे गांव में कोई इंसान आया है? क्यों आए हो? यहाँ पर कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं आए, अपनी लालच के लिए तो नहीं आए? मैंने कहा, नहीं, मैं मौत को मात देने के लिए आया हूँ। हंसने लगी और कहने लगी, मौत को कोई मात नहीं दे सकता। मौत एक वरदान है जो सबको मिला है, अपनी इस भयानक जिंदगी से बाहर निकलने का मौका और एक नई जगह पर नई जिंदगी। किसी को नहीं पता कितनी दुनिया है, लेकिन हर बार कुछ नया मिलता है। यही तो जिंदगी है, यही तो ये ब्रह्मांड, ये अनंत दुनिया है। मैंने कहा, देखिए, मैं मौत से मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन मेरी जो अजीब सी मौत लिख दी गई है एक श्राप के कारण, मैं उससे निजात पाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे सामने नजर आ सकती हैं? उसने कहा, मैं नजर तो आ जाऊं, लेकिन डर कर भागोगे तो नहीं? मैं जितने इंसानों के सामने अपना चेहरा लेकर आई हूं, सब डर कर भाग जाते हैं, डर जाते हैं। मैंने कहा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मौत मेरे करीब है। मौत से ज्यादा डरावना तो कुछ नहीं होता ना। उसने डांटा और कहा, मौत डरावनी नहीं होती, कह तो चुकी हूं, मौत एक वरदान है। इस घिनौनी दुनिया से बाहर निकलने का मौका जो हमारे इर्द गिर्द समय के साथ बनती चली जाती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ घिनौना बनता चला जाता है, और मौत एक वरदान है उस घिनौनेपन से बाहर निकलने के लिए। फिर उसने अपना रूप दिखाया। इतना ज्यादा भयानक भी नहीं था। उसे देखकर मैं कहने लगा, तुम इतनी डरावनी नहीं लगती जितनी डरावनी बातें कर रही थी। उसने कहा, मैंने अपना भयानक रूप दिखाया ही कहाँ है, लेकिन तुम अब बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैंने उसे अपनी गर्दन दिखाई और कहा, ये निशान शायद श्राप का हिस्सा है, मैं इससे निजात पाने के लिए आया हूँ, आप मेरी मदद कर सकती हैं क्या? मुझे बताया गया है कि यहीं पर इससे निजात पाई जा सकती है, तो मुझे निजात दिला दीजिए ना। उसने कहा, जिसने श्राप का निर्माण किया हो उसकी मौत के बाद वो श्राप खत्म होता है। अगर वो जिंदा है तो उसकी मर्जी के बिना उस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता। तुम श्राप से बंधे हो, यानी श्राप देने वाला अब भी जिंदा है, और इस निशान को देखकर मैं पहचान कर सकती हूँ कि वो कहाँ का रहने वाला और किस जगह पर मौजूद है। श्राप का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ होता है जो आपकी पहचान भी जाहिर कर देता है। तुम्हें उसके पास जाना होगा जो इस श्राप का निर्माण कर चुकी है। मैं वो डायन नहीं हूं। तुम्हें उसको ढूंढने के लिए मुझे इस निशान को अच्छे से दिखाना होगा। मैंने वो टी शर्ट उतारी। मेरी पीठ पर वो निशान बहुत ऊपर तक उभर चुका था और उसके हिस्सों को वो समझ पा रही जैसे ये एक भाषा हो। वो अजीब सा चित्र बना हुआ, अजीब सा निशान बना हुआ, लेकिन उसके लिए ये एक भाषा थी। उसने साफ कह दिया, ये तो मैं साफ पढ़ पा रही हूं, तुम्हें डायन मंदिर के अंदर जाना होगा। ये पुरानी डायन दक्षिणा का हिस्सा है, तुम्हें दक्षिणा से मिलना होगा। क्यों आखिर इंसानों की दुनिया में उसने एक श्राप किसी चीज के साथ जोड़ा जो तुम्हारे जैसे इंसान को लग गया? तुम्हें उससे मिलना होगा दक्षिणा को ढूंढने के लिए। तुम्हें उस मंदिर तक जाना होगा जो इस डायन गांव के बिल्कुल मध्य में बना हुआ है। ढूंढो उसे। तुम्हारे लिए काम आसान नहीं होने वाला, लेकिन मंदिर का रास्ता कोई डायन नहीं बताती, खुद ढूंढना पड़ता है। उस गांव के बीच का वो मंदिर ढूंढना असंभव के समान था। घूम फिरकर मैं कई घरों के पास आता। घर रूप बदल रहे थे, तो मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं किस जगह पर हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ या आगे कहीं जा रहा हूँ। हर घर बिल्कुल अलग, लेकिन बार बार मैं एक खास जगह पर आ रहा था। एक पेड़ जो हिल रहा,
अब वो भी हिलकर कहीं और जा रहा होगा। इसीलिए मैं घूमता गया, कई घंटों घूमता गया, भूखा प्यासा, लेकिन कोई मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा। कई डायनों से बात करने की कोशिश की, वहां पर चलने की आवाजें आ रही थी। पैरों का मैं पीछा करने लगा, कदमों के निशान मैं पीछा करता तो पैरों के वो निशान गायब हो जाते। वो शायद घरों के ऊपर से उड़कर भी जा सकती थी, मैं उड़ नहीं सकता था, इसीलिए रोने लगा। एक दीवार के साथ सटकर मैं रोने लगा था। और तब एक डायन, जिसका कद 10 फुट होगा, बड़े बड़े पैर थे उसके 2-2 फुट के, उसने आवाज लगाकर कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मंदिर ही होगा, तभी तो तुम रो रहे हो, वरना बाकी किसी चीज को ढूंढ रहे होते तो मिल चुकी होती। मेरे पैरों का पीछा करो, तुम्हें उस जगह जाने के लिए कई ऐसे रास्तों का चुनाव करना होगा जो मौजूद नहीं है। यही नियम है हमारे गांव का। वो सब यहाँ है जो मौजूद नहीं होता, लेकिन मौजूद ही है, यही तो सच है। चलो मेरे पीछे। वो आगे आगे चलने लगी, मैं पीछे पीछे। दीवारों के पास पहुंचकर पैरों के निशान गायब, लेकिन आवाज आई, आते रहो पीछे। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, कोई दीवार नहीं। मैं दीवारों के पार निकलने लगा और यही बाहर निकलने का रास्ता था। सीधा एक दिशा में घरों के बीच से निकलता गया। अगर आप मानेंगे वो घर हैं तो वो घर जैसे थे, छू सकते थे। अगर माने वो कुछ नहीं तो पार कर सकते हैं। यही नियम है डायन गांव का। और बिल्कुल एक सीध में चलते चलते मैं गांव के बिल्कुल बीच में आ गया। सामने मुझे वो मंदिर नजर आया और मैंने उस डायन को कहा था, क्या इसमें दक्षिणा मौजूद है? उसने जवाब नहीं दिया। चलता गया, मैं मंदिर के अंदर पहुंचा और उस मंदिर के अंदर कई निशान बने हुए, मूर्तियां ऐसी थी जो सोच से परे हों। पेड़ों की मूर्तियां बनाई गई थीं, पत्थर की नहीं, और पेड़ हिल रहे, आकार बदल रहे। मंदिर का आकार भी बदलता, कभी गोल मंदिर, कभी लंबा मंदिर, कभी तो बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता। उसके अंदर था मैं, और सामने बैठी कोई औरत मैंने नहीं देखी, खाली मंदिर। और मैं आवाज लगाने लगा, दक्षिणा, क्या तुम यहाँ हो? दक्षिणा। मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत समय मैं वहीं पर बैठा रहा और मैं कहने लगा, मैं दक्षिणा से मिले बिना नहीं जाने वाला, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो। और तब मेरे सामने वो औरत नजर आई, दक्षिणा, जिसका चेहरा बेहद भयानक और उसके बाल सांप जैसे थे। ये वही औरत थी जो बस में सवार थी। ये दक्षिणा है? सामने से मुस्कुराकर कहने लगी, लंबा सफर तय करके आखिरकार तुम यहां पर आ गए। उसी समय मैंने तुम्हारे गर्दन को देख लिया था, लेकिन तुम्हारी सजा तुम भुगतो, लेकिन कोशिश तुम्हारी यहां तक ले आई। ये श्राप इतनी आसानी से काटा नहीं जा सकता। मैंने ये श्राप बनाया ही इसलिए है। मेरे साथ एक धोखा हुआ। इंसान धोखेबाज ही है। हालात सही चाहिए तब वो धोखा दे ही देते हैं, चाहे कोई भी हो। इसीलिए धोखे को काटने के लिए मैंने एक ऐसा श्राप बनाया था जो उस बोतल से जुड़ा था। जो उसे छूता उसे यह श्राप लगता और उससे उसकी मौत होती। लेकिन तुम यहां तक आ गए, शायद तुमने खोजा होगा। बचने की कोशिश ही इंसानियत के लिए जिंदा रखने की आखिरी निशानी होती है। तुम उस निशानी को ढूंढ पाए, लेकिन श्राप को काटने के लिए तुम्हें सच बताना होगा। अगर तुम झूठ बोले मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने कहा, बताओ मुझे क्या बताना होगा? उसने कहा, तुमने कितने गुनाह किए हैं, कबूल करो, अपनी गलती मानो। मैं कितनी गलतियां कर चुका हूं मुझे तो याद तक नहीं। और उसकी मुस्कुराहट ये साफ बयां कर रही थी, यही तो वो चाहती है कि मैं खुद से लड़ूं और उसे वो बताऊं जो जो गलतियां मैंने की हैं, जो गुनाह मैंने किए हैं। मैंने कह दिया मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर उसका वो भयानक रूप, उसके बाजू पूरे मंदिर में छा गई, हर तरफ उसके नाखून जो मुझे काट डालना चाहते थे। और उसने कहा, आखिरी बार पूछती हूं, कितनी गलतियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं, कबूल करो।
मैं अपनी गलती मानता चला गया। एक बच्चे को भी पीटा था मैंने। हाँ, एक लड़की को छेड़ा था। मतलब छेड़ा तो नहीं था, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन मैं उसका मजाक बनाता था, बात करना उससे पसंद करता था। ऐसे अपनी गलती मानता चला गया और मैं कहने लगा, मैंने सब कुछ बता दिया। उसने फिर से नाखून मेरे सर पर रखा और कहा, बस एक झूठ और मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे गुनाह खत्म नहीं हुए। बताओ सारे गुनाह, जब से तुम पैदा हुए हो अपने सारे गुनाह बताओ। मैं रोता गया। गलती मुझे मार डालती, लेकिन हर एक गुनाह पैदा होने के बाद कोई कैसे गुनाह कर सकता है। उसकी मुस्कुराहट में उसका बिछाया गया जाल था। शायद वो मुझे यहां बुलाकर ही मारना चाहती हो। मैं सब कुछ बताता गया और उसके बाद भी वो कह रही, और तुमसे और गुनाह जुड़े हैं, तुम्हारी और गलतियां अभी मुझे नजर आ रही हैं, कबूल करो। मैं घुटनों पर आ गया और मैं कहने लगा, मार डालो मुझे, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। इतनी बड़ी जिंदगी में सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं वो गलती नहीं करता। हालात हमसे कई बार ऐसी गलतियां करवा ही देते हैं। मैं मानता हूं, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। मुस्कुराई और कहने लगी, यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। तुमने मौत को अपनाना ही इस श्राप से बाहर निकलने का रास्ता है। तुमने मेरे सामने मौत को अपनाने की बात की है। तुम हार मान चुके हो, तो मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करती हूं। चले जाओ, अब तुम आजाद हो। मेरी गर्दन का वो निशान गायब हो चुका था। मैं जल्दी से उठा, उसका धन्यवाद किया और उसने कहा, दोबारा यहां मत आना। मेरा श्राप तुमसे दूर हो गया है। अब मेरा श्राप तुम पर दोबारा कभी असर नहीं करेगा। चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। मैं उस मंदिर से बाहर की तरफ भागा। सोच रहा था कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता आसान होगा, लेकिन घूमते फिरते बार बार मंदिर के करीब आता। फिर से दीवारों को पार किया मैंने, जब माना कि ये दीवारें नहीं हैं, ये कुछ और है। फिर मैं वहीं पहुंचा जहां से शुरुआत की थी। वहां कोई बस नहीं थी। इंतजार करने लगा भूखा प्यासा। क्या करूं, इस डायन गांव से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। वो बस वन वे थी। क्या मैं दूसरी तरफ नहीं जा पाऊंगा? क्या करूं? वहां माना मैंने कि बस आएगी, तो धुंध की चादर को चीरते हुए वो बस आई, मेरे सामने लग गई और वही छोटे कद का अंधा कंडक्टर कहने लगा, बैठो, तुम्हारा काम हो गया है। तुमने ही हमें यहां से जाने के लिए कहा है। तुम्हारी उम्मीद के लिए बस आ गई, चलो बैठो। उस बस में मैं बैठा और बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी मुझे दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंचा भी दिया गया। आने में तो समय लगा था, जाने में कोई समय नहीं लगा। बस खाली थी और एक तरफ लगी। एक तरफ से मैं उतरा, जबकि उस बस पर दूसरी तरफ से औरतें चढ़ रही थी, जिन्होंने चढ़ते ही मुंह ढकना शुरू कर दिया। समझ गया था मैं, ये वो डायने हैं जो डायन गांव जाने की तैयारी में होंगी। फिर क्या, उस धुंध से बाहर निकलते ही मैं रेलवे स्टेशन की भीड़ में था। यहां पर कुछ ऐसा मौजूद है और कोई देख नहीं सकता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं करता। इसीलिए मैं अगर किसी को बताऊंगा भी तो वो उस जगह को ढूंढ नहीं पाएगा। जो यकीन करता है वही ढूंढ सकता है। और जब मैं वहां से घर की तरफ बड़ी खुशी खुशी आ रहा था, अचानक मुझे उस ड्राइवर की बात याद आई। जब मैं बस से उतर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, फिर मिलेंगे। मैं उससे मिलना नहीं चाहता। मैं इस मुसीबत में दोबारा घुसना नहीं चाहता, ये मैंने सोचा था। लेकिन कहते हैं, समय आपको कभी भी किसी भी जगह ले जा सकता है। मुसीबत पूछ कर नहीं आती। मैं उस मुसीबत से दूर जरूर चला गया हूं, लेकिन इस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगा हूं। यहां बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें नजर नहीं आता। हमारे आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो ऐसी जगह जाते हैं जो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद है। मेरे शब्द आपको अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि आपकी सोच उस तय तक नहीं पहुंच पाई है। जो मैंने देखा है, आपने अब तक देखा नहीं है। जब देखोगे आप
यकीन करोगे, बस आपसे एक ही गुजारिश है, कोई ऐसी चीज जो आपकी पहचान से परे हो, उस अनजान चीज को बेवजह छूने की गलती मत करना। क्या पता उससे कौन सा श्राप जुड़ा हो।